चलो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन हमारा ये था। आप मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया था कि यार अगर हम C1 को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 से, तो काम बनने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, C1 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। जिन लोगों का आंसर आ गया था अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया था फटाफट नोट करो, कंप्लीट करो, क्योंकि ये मॉडल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। और यहाँ पर BCD करेक्ट, यहाँ पर भी 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, और यहाँ पर आपका 1 प्लस B C D। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था बहुत सारे लोगों ने सही से आंसर दिया था इसका, है ना, बट कुछ लोग जो नहीं भी दे पाए होंगे उनको अब समझ में आना चाहिए। यहाँ से भी देखिए 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, और यहाँ से आपका बचेगा BC 1 प्लस D, यही आपका डेल्टा, ठीक है। मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट के बीच का एक बेसिक डिफरेंस मैंने आप सभी लोगों को समझाया था कि जब भी मैट्रिक्स में आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो वो सारे एलिमेंट्स में हो जाता है, जबकि डिटरमिनेंट के केस में आप जब भी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के रो या कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये डिटरमिनेंट की बात हो रही है तो 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D आपका क्या आ जाना चाहिए, कॉमन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D। अंदर बताओगे क्या क्या बचेगा आप सभी लोगों के लिए। अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर 1 1 ऐसा बच जाएगा, BCD 1 प्लस B CD B 1 प्लस CD एंड BC 1 प्लस D। आई होप दिस इज फाइन। अब क्या करना चाहिए कोई बताएगा। अब आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर सारे के सारे 1 प्रेजेंट है, तो एक काम करिए इस 1 के नीचे वाले इन तीनों को 0 बना लीजिए। इन तीनों को 0 बनाने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताना वो ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है या नहीं। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। अच्छा तो पहले तो ये बताओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो मैंने टेक्निक बताई थी इसमें अब तक आप लोग कंफर्टेबल हो चुके हो, है ना। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कब लगाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया। जैसे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई करोगे आपके सामने जो नया डेल्टा बन के आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग बन के आ जाएगा, क्योंकि उसमें यहाँ पर तो आपको वही दिखेगा B प्लस C प्लस D, ठीक है। बट यहाँ पर आपको दिखेगा 1 B C D। दिस विल बिकम 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है ना। तो अब ये देखो कौन सा मैट्रिक्स बन गया। क्या ये आप सभी लोगों के लिए एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे लिए बन गया। और अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना तो इसका डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो डेल्टा मिलेगा दिस विल बी 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। कितने लोगों ने ये कर लिया था बट कमेंट नहीं किया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया था। बताइए कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने सर कर लिया था, बट हमने सोचा क्या कमेंट करें, कमेंट करना वैसे भी हमें आता नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है, तो इस वजह से हमने नहीं किया, बट कर लिया था इन सभी को। ओके ये देखो एक प्राणी अभी सो के उठा है, ये पूछ रहा है कि रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ये तो मेरी समझ के बाहर है, ठीक है। साफ साफ पिछली क्लास में बताया, लिखवाया, सब कुछ किया, अभी अभी ब्रह्म ज्ञान इनको हुआ और ये पूछ रहे हैं सर अगर दोनों साथ में यूज कर दें तो क्या हो जाएगा। भाई नहीं यूज कर सकते, नोट करके लिखवाया हुआ, समझाया पिछली क्लास में अच्छी तरीके से। अजीब आदमी हो यार, कैसे सवाल कर रहे हो। अगर आप कोई फॉर्म भरोगे, ठीक है, कोई फॉर्म भरते हो और वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपका जेंडर क्या है, तो क्या लिखोगे वहां पे, या तो मेल लिखोगे या तो फीमेल लिखोगे। कोई ऐसे थोड़ी लिखेगा मेल प्लस फीमेल। भाई मेल हो तो मेल लिखोगे, फीमेल हो तो फीमेल लिखोगे, अदर्स हो तो अदर्स लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। सिमिलर तरीके से रो कॉलम ऑपरेशन एक साथ कैसे लगा दोगे यार, पूरा इसमें खिचड़ी बन जाएगी आपकी। चलो खैर, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में जल्दी से मुझे थॉट प्रोसेस बताइए, आप लोगों ने क्या सोचा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि जब ज्यादातर वंस आपको दिख रहे हो तो इसमें जीरोस आप क्रिएट करने की कोशिश करिए। इसके पहले जो क्वेश्चन होते थे उसमें वंस जो होते थे वो आपके रोज में प्रेजेंट होते थे, है ना, यहाँ पर कॉलम्स में प्रेजेंट है। तो अगर हम कॉलम्स वाला एलिमेंट को जीरो करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है आपका C1 वाला कॉलम, ये है C2 वाला
और ये C3 वाला। क्या इमीडिएटली ये चीज़ हमको स्ट्राइक कर रही है कि हमें C2 को C2 माइनस C1 से रिप्लेस कर लेना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें अपने C3 को भी C3 माइनस C1 से रिप्लेस कर लेना चाहिए। अभी तक जितने ऑपरेशंस आप लगा रहे हो मेनली हम उसको रोज में लगाते हैं, है ना, तो रोज वाले में हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफर्टेबल होता है, बट कभी कॉलम में अचानक से ऑपरेशन लगाने वाली बात आती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, दिमाग उतनी जल्दी काम नहीं करता। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कॉलम में लगा देंगे ऑपरेशन। देखिए कॉलम में मैंने लगा भी दिया, C2 को मैंने रिप्लेस कर दिया C2 माइनस C1 से, और C3 को मैंने रिप्लेस कर दिया C3 माइनस C1 से। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। चलो अब इसके बाद मेरे ख्याल से काम बन जाना चाहिए। ये देखिए आपका 1, ठीक है, C2 को C2 माइनस C1 से रिप्लेस करोगे। पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ 1a और a स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये भी आपका हो गया 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलेगा, बोलिए, चल जाएगा। यानी कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस 1 के अराउंड इसको एक्सपैंड करना है। इस 1 के अराउंड अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दिस b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ये हो जाएगा c माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये हो गया b माइनस ए, इसको मैं लिख दूँ c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा c माइनस ए, ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। कॉमन देखो यहाँ से क्या क्या आ जा रहा है, b माइनस ए कॉमन आ जा रहा है, c माइनस ए कॉमन आ जा रहा है, अंदर बच रहा है c प्लस ए माइनस, इसको भी देखो मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, दिस विल बिकम माइनस बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है दिस इज b माइनस ए सी माइनस ए माइनस सॉरी सी माइनस बी। यहाँ से देखो ए कैंसिल हो जाएगा, ये निपट जाएंगे, आपका यहाँ से बचेगा सी माइनस बी। थोड़ा बहुत माइनस माइनस लेके इसको और एडजस्ट करोगे तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आप लिख सकते थे। ठीक है, इसको मैंने टच नहीं किया, देखिए इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, b माइनस ए को a माइनस बी लिख दिया, c माइनस बी को b माइनस सी लिख दिया, माइनस वन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, c माइनस ए को एज इट इज ही रहने दिया। ठीक है, ऐसे किया था आप सभी लोगों ने, चेक करके बताएंगे। कुछ भी कर सकते हो यार, है ना, कुछ भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। अब जैसे मुझे ये स्ट्राइक कर गया, आपको हो सकता है कुछ और स्ट्राइक किया हो, बट अल्टीमेटली आंसर अपना मैच होना चाहिए, दैट्स इट, है ना, ये हमारा रीजन, आंसर मैच होना चाहिए। चलो, तो अब ये दोनों क्वेश्चन करवाने के बाद अब 14 क्वेश्चन एक बार आप दोबारा से ट्राई करेंगे, जिनसे 13 वाला नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर 13 स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो अब एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको और ट्राई करने का मौका दूंगा, सेम लॉजिक से करिएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करना, ये इन तीनों को जीरो बनाने की कोशिश करना, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को और ट्राई करोगे, बोलो। चलो, इस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई करिए, नहीं होता है तो कल मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूं, क्योंकि 13 14 आपस में इंटरलिंक थे, बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था, तो अब एक बार आप वापस से इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए अब अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाए। चलो, तो भगवान की दया से हम लोगों ने नए सब्जेक्ट में पहला चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और पहले चैप्टर से रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको जाके पीवाईक्यूज में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन ढूंढ के लगा लो, सारे क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद लग जाने चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव था आप सभी लोगों को एक यूनिक थॉट प्रोसेस देना, और जो यूनिक थॉट प्रोसेस मैंने दिया उससे आप क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, डन है। चलो, रेडी एवरीवन फॉर द न्यू चैप्टर मैट्रिसेस, बोलो। चलो, परफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिसेस में नोटेशन की। हालांकि नोटेशन मैं आपको बता चुका हूं, बट फिर भी वापस से दोबारा देख लो। ठीक है, मैट्रिसेस में नोटेशन कौन सा यूज किया जाता है। कभी भी अगर हमें मैट्रिक्स को डिनोट करना होगा तो हम हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, और मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट कर देते हैं ऐसा, AIJ से। ठीक है, ऑर्डर इसका हम लोग बोल देते हैं M क्रॉस N। M यहाँ पर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, N क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलते जाओगे चैट बॉक्स में सभी लोग, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। I क्या रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर। J क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा
एलिमेंट्स के लिए रो नंबर और कॉलम नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने क्लास में करके देखे थे, जैसे कि कोई 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, कोई 3x3 का हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को देता हूँ, वो एग्जांपल्स पे हम फिर चर्चा करना शुरू करते हैं। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। ठीक है, चलो अब बस आप मुझे ना ऑर्डर बताने की कोशिश करना कि जो भी मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। A11, A12, A21, A22। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, जैसे मान लो ये आई होगा ना, आई, तो आई कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है। आई आपका वेरी करता है, देखिए आई रो नंबर है, रो के नंबर्स यहाँ पर कितने हैं, m, तो आई हमेशा वेरी करता है 1 से m तक। जे कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1 से लेके n तक। ठीक है ना, परफेक्ट। तो हमेशा आई जो होता है ना, आई जो होता है वो हमेशा रो नंबर रिप्रेजेंट करता है, जे जो होता है वो हमेशा कॉलम नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका साइज बताइए आप सभी लोग। तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, C1, C2, R1 और R2। तो हमेशा यहाँ पे R क्रॉस C लिखा जाता है, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2। देखिए जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो क्या मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दूं तो कोई गलती होगी? बिल्कुल नहीं। ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, परफेक्ट। चलो एक और मैं आपको मैट्रिक्स देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट रो में लिख रहा हूं ना, तो पहला नंबर हमेशा 1 होगा। ये देखो A11, A12, A13। यहां पर देखिए A21, A22 और ये हो गया A23। चलो इसका ऑर्डर फटाफट आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो। R क्रॉस C के हिसाब से क्या इसका ऑर्डर हमेशा 2x3 हो जाना चाहिए? बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से R क्रॉस C हमने करा, इसका ऑर्डर आ गया 2x3। क्या इसको हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलना चाहिए? क्यों हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है। यानी कि मैट्रिक्स को अगर मुझे ब्रॉडली डिफाइन करना होगा तो मैं दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस कर सकता हूं। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें हमेशा क्या होंगे? बराबर। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होंगे। चलेगा ये? ठीक है, परफेक्ट। चलो तो अब मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूं और उस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आप कुछ बातें सीख लीजिए। ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को अगर मैं क्लासीफाई करूं ब्रॉडली तो मैं दो तरीके से क्लासीफाई कर सकता हूं। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को जनरली आप कैसे डिनोट करते हो? ये देखो, ए हमने लिखा, यहां पर लिख दिया AIJ और ऑर्डर सेम कर देते हैं, n क्रॉस n यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये हो जाएगा A, यहां पर हमने लिख दिया AIJ, इसको कर दिया m क्रॉस n और यहां पर डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई m जो है वो n के बराबर नहीं है। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो IJ की रेंज भी डिफाइन कर दिया करो। देखो ये सारे नोटेशंस ना जनरली क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो अगर अभी से आप इनको कॉपी पे लिखने की आदत डालोगे तो धीरे धीरे ये हमारी हैबिट में आ जाएगा, ये देखने में हमें अजीब नहीं लगेगा। समझे ना? तो इस वजह से ये नोटेशंस वगैरह पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे तो वहाँ पे आपको ये नोटेशन के फॉर्म में क्वेश्चन डिफाइन होता है। अगर हमें प्रैक्टिस नहीं होती तो हमें थोड़ा अजीब लगता है इसको रीड करने में, बट क्योंकि शुरुआत में अगर हम लोग थोड़ा सा हैबिट डाल लेते हैं लिखने की, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर ये सारे नोटेशंस वगैरह में हम लोग जनरली कंफर्टेबल रहने वाले हैं। ठीक है, चलेगा ये फ्लो चार्ट? डन है? आगे बढ़े? बोलो। परफेक्ट। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। आज के बाद हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे, नोटेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आई को 1 से m, j को 1 से n। ठीक है, ओके। चलो ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है ऊपर, बताना है कि इसका जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है। जल्दी से बताइए। ये एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर पूछ रहा है इसका क्या होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ 2 क्रॉस 4, इज इट करेक्ट और नॉट? यस और नो में आंसर देंगे सभी लोग। तो आप बोलोगे सर R क्रॉस C होता है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 रोज हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 2 रोज हैं और 3
कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2x3 होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होता? करेक्ट आंसर यहां पर होता 2x3। करेक्ट, तो ये गलत लिखा हुआ है, 2x4 इसने लिखा हुआ था, कायदे से यहाँ पे 2x3 होना चाहिए था, तो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा? 2x3। चलो परफेक्ट, तो पहला वाला रॉन्ग हो गया, उसको हम लोगों ने ठीक भी कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको जरा देखिए, इसको ऑर्डर पूछ रहा है, इसमें देखिए कितने रोज हैं, 1 2 3, कितने कॉलम है? 1। r×c हमेशा होता है, तो आप बोलोगे इसका ऑर्डर इन लोगों ने यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या ये और ये दोनों ही एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बोलेंगे सभी लोग, आप बोलोगे हाँ सर, दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। चलो, तो अब कुल मिला जुला के मैट्रिक्स के नोटेशन, उसके ऑर्डर, इन सब चीज़ों से हमारा ठीक ठाक तरीके से रिश्ता बन चुका है। ओके, बन गया हमारा ठीक ठाक तरीके से रिश्ता। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको ना कुछ पैरामीटर्स बताता हूँ, कुछ पैरामीटर्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उन पैरामीटर्स में आपको बस ये एक बार सुन लेना है, दिमाग में ये बिठा लेना है कि कौन सा पैरामीटर हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं और कौन सा पैरामीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों के लिए डिफाइन होता है। आगे चल के ये सारी चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो पैरामीटर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप खुद भी बताते जाना, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर लिखा हुआ है, सबसे पहला पैरामीटर है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए डिफाइन नहीं होता। ये याद नहीं करना है, बस इसको सुन लो एक बार, है ना, बस इसको सुन लो। इनवर्स हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? स्क्वायर के लिए, कभी भी रेक्टेंगुलर के लिए इनवर्स डिफाइन नहीं होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए डिफाइन नहीं होता। यहाँ पर एक पैरामीटर आप देख रहे होगे, रैंक। रैंक एक ऐसा पैरामीटर होता है जो आपका स्क्वायर के लिए भी डिफाइन होता है एज वेल एज रेक्टेंगुलर के लिए भी डिफाइन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ही पढ़ोगे, है ना, और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको, सॉरी, आप स्क्वायर पढ़ोगे रेक्टेंगुलर को छोड़ दोगे, नहीं। रैंक एक ऐसा पैरामीटर है जो स्क्वायर के लिए भी डिफाइन होता है एज वेल एज किसके लिए भी डिफाइन होता है? रेक्टेंगुलर के लिए भी डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो, नलिटी। नलिटी भी रैंक से ही काफी हद तक रिलेटेड होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे काफी डिटेल में, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, ये भी दोनों के लिए डिफाइन होता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं मोस्टली वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होती हैं, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया, इन्वोल्यूटरी हो गया, नीलपोटेंट हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा किसके लिए डिफाइन होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते हैं, जो आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस होते हैं उनके लिए नहीं होते। इस डिस्कशन से हमारे दिमाग में सिर्फ इतना आना चाहिए कि भाई रैंक और नलिटी ऐसी दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर दोनों के लिए डिफाइन होती है। क्या ये बात आज के बाद आप लोग याद रखोगे? तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सी ऐसी दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्क्वायर के लिए एज वेल एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होती है। दोनों का नाम सभी को साफ सुथरे तरीके से लिखना है फटाफट। हाँ, ऑर्थोगोनल वोनल सब इसी में आ जाएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लिखा भी हो आगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल हो गया, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, यूनिटरी, ये सारे के सारे स्पेसिफिकली स्क्वायर के लिए डिफाइन होते हैं, रेक्टेंगुलर के लिए नहीं होते। तो दिमाग में याद कैसे रखना मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ दो चीजें याद रखो। रैंक और नलिटी दो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों के लिए डिफाइन होते हैं। बाकी सारे जितने भी पैरामीटर्स आप पढ़ोगे वो स्पेसिफिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ोगे। समझ गया मेरी बात को? ये बात बस दिमाग में रखना है, इसको भी रटना नहीं है, इसको अपने दिमाग में बस सुन लो एक बार, कहीं दिमाग के किसी कोने में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब यहां से डिस्कशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस की आइए हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। जब भी बात होगी रो मैट्रिक्स की तो देखो नाम ही रो है, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, कॉलम्स हमेशा मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज हैविंग ओनली सिंगल रो, और इस केस में कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे एक रो होगी मल्टीपल कॉलम, उसका एक एग्जांपल भी इसने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हमेशा रो मैट्रिक्स बोला जाता है। ऑर्डर इसका क्या होगा? एक रो है, 3 कॉलम, 1x3 होगा। ठीक है, चलो जरा देखो यहां पर देखो, चलो इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, बताइए सभी लोग। ऊपर लिख देता हूं मैं इधर, इसका ऑर्डर बताओ।
अभी भी कितनी रो है, एक रो है, कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 1x3 हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उसको क्या बोला जाता है, नल मैट्रिक्स बोला जाता है। किसी एलिमेंट के सब रोज अगर जीरो, सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उसको नल मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन सॉर्टेड है। अब सपोज अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में नाम कॉलम है तो कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। रो इसमें हमेशा मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है और इस मैट्रिक्स में इसने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम रखा हुआ है, 3 रोज यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सभी को। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x1। ये देखिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये एक कॉलम, है ना। मेरे ख्याल से ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लो फिर मैं हटा देता हूँ। अब लिखूंगा नहीं, अब आपको देख के विजुअलाइज होना चाहिए। 3 रो है, एक कॉलम है, r×c 3x1 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे, ये मुझे बताना, ये जो लिखा हुआ है 0 0 0, ऑर्डर बताएंगे इसका और नाम बताएंगे। सभी लोग चैट बॉक्स में सबको लिखना है, ठीक है। चैट बॉक्स में सबको लिखना है। भाई साहब कुछ लोग खाली चैट बॉक्स में सवाल पूछने के लिए आते हैं, सवाल पूछ के उसके बाद चले जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, आपके लिए ऑलरेडी रूबरू सेशन मैंने लिया हुआ है, वहाँ पे आप अपनी जनरल क्वेरी पूछो। यहाँ पे पढ़ने के लिए आओ, पढ़ो, जो क्लास में मैं बोल रहा हूँ ना ये सुनो, ये है आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की बात, ब्रह्म ज्ञान उसी में छुपा हुआ है, ठीक है। सुनो, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3x1। कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। सवाल तो भाई जिंदगी भर नहीं खत्म होंगे, 500 साल जीने का वरदान मिल जाएगा तब भी आखिरी दिन सवाल ही पूछोगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको सीख लेते हैं। क्या इसको हम नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, 3x1 है, नल मैट्रिक्स इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रो मैट्रिक्स में रो हमेशा एक रहेगी, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम हमेशा एक रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नल मैट्रिक्स की, ठीक है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिसेस जिनके सारे के सारे एलिमेंट हमेशा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो क्या इसको हम एक नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो है और इनफैक्ट ये 2x2 दिख भी रहा है, सारे एलिमेंट जीरो, 3x3 दिख भी रहा है। क्या इसको भी आप एक नल मैट्रिक्स बोल सकते हो, बोलो। 0 0 0 0 0, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2x3। तो जो नल मैट्रिक्स होती है वो आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, वो आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो भाई साहब उस केस में हमेशा उस मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है ना। ये बात सबको क्लियर हुई अच्छी तरीके से, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, नल मैट्रिक्स से रिलेटेड, ओके फाइन। चलो आगे बढ़े, अगले टाइप के मैट्रिक्स पे आते हैं। अगले टाइप के मैट्रिक्स बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज बोल रहा है ये कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो उसने कंडीशन लगाना स्टार्ट किया। कौन कौन सी मैट्रिक्सेस हमने पढ़ ली, रो मैट्रिक्स पढ़ी हमने, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी, नल मैट्रिक्स पढ़ ली। चौथे टाइप के मैट्रिक्स में बोल रहा है कि नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स तभी डिफाइन होगी जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं दिस शुड नॉट बी ऑल जीरो। एक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को पकड़ लो, बोल रहा है वो सारे जीरो नहीं होने चाहिए इकट्ठा, बाकी बचे कुछ एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन है। देखो क्या ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट वाले डिस्कशन में हम लोगों ने पढ़ी ली थी, तो वहां से इसको रिलेट करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है ना, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट बी ऑल जीरो, बाकी तो सब इकट्ठे जीरो होने चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला नोटेशन है। इस थर्ड वाले नोटेशन को जरा रिलेट करने की कोशिश करिए। एक मैट्रिक्स दे रखा है Aij n×n बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब भी i इज इक्वल टू जे होगा, आप मुझे बताइए i इज इक्वल टू जे का मतलब क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा होगा, A11 A22 A33। भाई i इक्वल टू जे का मतलब तो यही हो गया ना कि आपका A11 A22 A33। तो बोल रहा है A11 A22 A33 शुड नॉट बी ऑल जीरो। देखो यही बोल रहा है नॉट ऑल जीरो, कब,
जब आई की वैल्यू जे के बराबर हो जाए। जब भी आई की वैल्यू जे के बराबर होती है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और जब बोल रहा आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है तो उस केस में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी ये देखो आई और जे दोनों को उसने 1 से लेके n तक वेरी करा दिया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप थर्ड वाले नोटेशन को बहुत क्लियरली समझें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार डायगोनल मैट्रिक्स बोलने की बजाय वो ये डेफिनेशन यूज करता है, तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए इसको रीड आउट करने में और इसको इंप्लीमेंट करने में कि वो बोलना क्या चाहता है। समझे मेरी बात को? ठीक, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप मुझे उसका आंसर बताइए कैलकुलेट करके। इसने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है, देखो ऐसे डिफाइन कर रहा है। आपको ना ये मैट्रिक्स मुझे बना के दिखाना है सभी लोगों को। चलो ये मैट्रिक्स बना के दिखाओ, जैसे ही हो जाएगा डन करना, जैसे ही मैट्रिक्स बन जाए डन करना। मैं देखता हूँ कितने लोगों ने इसको सही सही बनाया। अब देखो इस डेफिनेशन को रीड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बहुत इंपॉर्टेंट इसको रीड करना। फटाफट करो सभी लोग कंप्लीट। बोल रहा है एक मैट्रिक्स है ए आई जे, अगर आई की वैल्यू जे के बराबर है तो 3 और आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है तो 0। आई की वैल्यू जे के बराबर होने का मतलब ही हो गया कि ये कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है यार, ये बात कर रहा है आपसे डायगोनल एलिमेंट्स की, है ना। आई इक्वल टू जे तभी हो पाएगा जब एलिमेंट्स आपके डायगोनल होंगे, करेक्ट है। चलो आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर आपने ये लिख तो दिया आई जे और ये, आपने ये कहाँ बताया कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर आप इसका ऑर्डर बता दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। चलिए मैं आपको इसका ऑर्डर भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका आई है और जो जे है वो वेरी कर रहे हैं 1 से लेके 3 के बीच में। तो देखो इस बार इसने क्या किया, यहाँ पर 3x3 नहीं लिखा, ना ही यहाँ पर लिखा, उसने यहाँ पर आपको हिंट दिया कि आई और जे को 1 से 3 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो क्या यहाँ से आप ऑर्डर भी पिकअप कर पा रहे हो? आई थिंक सभी लोग कर पा रहे होंगे। आई अगर 1 से 3 वेरी कर रहा है मतलब कि एन की वैल्यू 3 हो गई और एम की वैल्यू 3 हो गई और एन की वैल्यू भी 3 हो गई, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ आई इक्वल टू जे का मतलब हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो I इक्वल टू जे का स्पेसिफिकली मतलब ही है कि आप किसकी बात करना चाह रहे हो यार, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 3 3, रेस्ट अदर एलिमेंट्स विल बी 0 0 0, ठीक है। क्या इसको हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बट क्या डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हमेशा सेम होने जरूरी? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये 1 2 3 भी हो सकता था, ये -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता था। बट अगेन दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स सारे 0 नहीं, उसके अलावा बाकी सारे 0 हैं। ऑर्डर वाइज अगर कोई बात करता 3x3 यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। आइडियली इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आइडियली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। आगे बढ़े, ठीक है ना। तो ये इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये डेफिनेशंस तो हम पढ़ चुके हैं, मेरा फोकस आज की क्लास में ये सारे नोटेशंस को आपके लिए फैमिलियर बनवाना, ठीक। अगले मैट्रिक्स की तरफ बढ़े। चलो तो अगले टाइप का जो मैट्रिक्स है वो होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन कौन से मैट्रिक्स आपने पढ़ लिए? आप सभी लोगों ने एक रो मैट्रिक्स पढ़ लिया, एक कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया एंड नल मैट्रिक्स पढ़ लिया, नल के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा। अगले टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे, अभी कुछ लिखेंगे नहीं आप, है ना। मेरी बात को बस ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा वो भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ये सारे के सारे हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं। मैंने आपको बताया था ना प्रिंसिपल डायगोनल पकड़ लो, तो आपने पकड़ा भी था कि बोला हाँ सर पकड़ के बैठ गए, बताओ क्या करना है। तो ऐसे ही हमेशा याद रखो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा डिफाइन होते हैं किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं बोलूँ कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है, कोई दो राय नहीं, ठीक है। मगर उसके बाद की बात क्या है?
अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप लोग क्या पकड़ के बैठोगे, जल्दी से बताओ सभी लोग। प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल आपने पकड़ा और आपने बोला कि भाई इसके नीचे के सारे एलिमेंट पक्की बात है जीरो होने चाहिए, और ऊपर के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल शुड नॉट बी ऑल जीरो। पहले तो बताओ क्या ये डेफिनेशन सीधे आपके दिमाग में जाके हिट कर रही? क्योंकि इसका बेस ऑलरेडी हम लोग कहां पे बना चुके हैं, ऑलरेडी डिटरमिनेंट में इसका बेस प्रिपेयर कर चुके हैं। तो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना, इस पे फोकस ही मत करो, इस पे फोकस मत करो। इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है क्या लिखा हुआ है, आप बस समझने की कोशिश करो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हमने पकड़ा हुआ है, उसके नीचे वाले को सब जीरो करना है, और ऊपर के एलिमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल शुड नॉट बी ऑल जीरो। तो देखो अब देखो ये दोनों डेफिनेशंस क्या आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सॉर्टेड है। एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी ऑल जीरो, ठीक है, रेस्ट शुड नॉट बी ऑल जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, चलो सेकंड वाला भी अपना डन हो गया। अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर आप इसको नोटेशन वाइज डिनोट करना चाहते हो, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, नोटेशन वाइज डिनोट करना चाहते हो तो एक चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नोटेशन वाइज डिनोट करना चाहते हो तो एक चीज को आप हमेशा याद कर सकते हो, मैं यहाँ पे नोट करके भी लिख देता हूँ। देखो इसी बार गेट में क्वेश्चंस आए थे, मैं बोलता हूँ ना नोटेशंस वगैरह पे ध्यान दो, नोटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। जो लोग पढ़ के गए थे नोटेशन वगैरह, उन लोगों ने गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो सिर्फ याद करके गए थे वो क्वेश्चन पिकअप ही नहीं कर पाए क्योंकि नोटेशन ही क्लियर नहीं थे। तो इस वजह से ये पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ए आई जे अगर मैं लिखता हूँ एन क्रॉस एन, ठीक है। अगर देखो आई की वैल्यू जे से बड़ी है, यहां पे देखना आई की वैल्यू जे से बड़ी कब कब हो सकती है, देख के बताओ। आई मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो आई जे से बड़ा कब होगा, यहां पर बड़ा होगा, यहां पर बड़ा होगा, यहां पर बड़ा होगा। देखिए डायगोनल में तो आई जे के बराबर हुआ, डायगोनल के नीचे आई जो है हमेशा जे से बड़ा है, 2 1 3 2, तो आई इक्वल टू जे का मतलब डायगोनल, और अगर आपने आई को जे से बड़ा कर दिया तो इसका मतलब डायगोनल के नीचे, समझे? ठीक है, तो आई ग्रेटर देन जे का मतलब बिलो प्रिंसिपल डायगोनल। आई इक्वल टू जे का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल इटसेल्फ, प्रिंसिपल डायगोनल इटसेल्फ, और आई लेस देन जे का मतलब एबव डायगोनल एल, एबव प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। याद रखोगे इस बात को, कभी अगर भूलते भी हो तो 2x2 में बना के चेक कर लेना। 2x2 में बहुत आसानी से आप रिलेट कर लोगे, A11 A12 A21 A22। तो दिख रहा है कि जब नीचे आओगे 2 1 मतलब आई ग्रेटर देन जे, जब ऊपर जाओगे तो 1 2 यानी आई लेस देन जे। ओके, चेक करो इस बात को, और ये बात थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। ओके, क्लियर? आई होप दिस शुड बी क्लियर। आई लेस देन जे का मतलब बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, आई ग्रेटर देन जे का मतलब एबव प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब ये डेफिनेशन पे आओ, देखो क्या बोल रहा है, ए शुड बी ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे शुड बी जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे, ठीक लिखा हुआ है। आई ग्रेटर देन जे का मतलब हो गया बिलो प्रिंसिपल डायगोनल सारे जीरो होने चाहिए, और बोल रहा है उसके अलावा जहां पर आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जे है, इक्वल टू जे का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल और लेस देन जे का मतलब एबव प्रिंसिपल डायगोनल शुड नॉट बी ऑल जीरो। अब देखो ये डेफिनेशन भी मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियरली फिट हो जानी चाहिए, क्लियरली ये डेफिनेशन फिट होनी चाहिए। बस एक चीज याद रखो, आई ग्रेटर देन जे का मतलब बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, और आई ग्रेटर देन जे का मतलब एबव प्रिंसिपल डायगोनल, लेस देन जे का मतलब, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट, मुझे बना के दिखाओ। एक नोटेशन मैं आपको देता हूं, उसको रीड करना है आपको, और विद इन नो टाइम मैट्रिक्स जनरेट करके देना है मुझे, ठीक है। ये लो, ए आई जे बोल रहा है दिस शुड बी जीरो फॉर आई
greater than j, and this should be 3 for I less than or equal to j, where I and j varies from 1 to 3. चलो रीड करो इसको, मैट्रिक्स जनरेट करो, जिसका जनरेट हो जाएगा वो डन कर देगा. I j से बड़ा है, इसका मतलब है कि आपको बिलो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की बात करनी चाहिए. डन, पक्का. चलो देखते हैं देखते हैं. देखो क्या करना चाहिए, यहां पर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए. ये लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, चलो चेक करो एक बार फटाफट. क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल आपका है ना, इसके नीचे के सारे एलिमेंट को भाई साहब आप जीरो कर दो. तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट को जीरो कर दो. डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 कर दो. तो ये 3 3 3, ये 0 ये 0 ये 0, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3. चलेगा. भाई ये जो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनका, छत्री आशुतोष जी का, इनका आंसर करो ना. ये पूछना आई इक्वल टू जी पे जे पे क्या होना चाहिए, बताओ इनको क्या होना चाहिए आई इक्वल टू जे पे. ठीक है, तो अपना आंसर देना ही देना है, और जो साथ में भाई लोग आते जा रहे हैं उनको भी आंसर देते रहना है. ठीक है, हाँ आई इक्वल टू जे का मतलब डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा ना भाई. इतनी देर से बता रहा हूँ, इतनी देर से वही सेम चीज़ बता रहा हूँ, वही पूछ रहे हो यार आप. आई इक्वल टू जे का मतलब क्लियरली डिफाइन किया अभी थोड़ी देर पहले. चलो खैर, ये नोटेशंस अब थोड़े थोड़े कंफर्टेबल हो रहे हैं. ठीक है, थोड़े थोड़े नोटेशंस हमारे लिए कंफर्टेबल होते जा रहे हैं. अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अरे लीनियर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लीनियर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है यार. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. बताओ क्या होना चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन. अपने दिल से पूछो, आंसर अपने आप पता चल जाएगा. सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. एब्सोल्युटली. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आपने पकड़ के रखा हुआ है, उसके ऊपर के सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली जीरो होने चाहिए, नीचे के एलिमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल शुड नॉट बी ऑल जीरो. तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये डेफिनेशन तो अब हमें बिल्कुल सॉर्टेड है. एलिमेंट्स एबव प्रिंसिपल डायगोनल ऑल जीरो, अदर्स शुड नॉट बी ऑल जीरो. मुझे आपसे ये पूछना है कि जो थर्ड में ये नोटेशन लिखा गया है, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कंफर्टेबल हैं कि सर ये तो अब आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे. अगर हमें ऐसा चाहिए कि ऊपर के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, तो आई लेस देन जे पे इसको जीरो कर लें. ये देखो आई लेस देन जी पे ये जीरो हो गया. बाकी सारे एलिमेंट शुड नॉट बी जीरो. आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जे. इक्वल टू जे का मतलब डायगोनल, ग्रेटर देन का मतलब डायगोनल के नीचे. ठीक है, परफेक्ट. तो ये नोटेशन में अगर आप लोग कंफर्टेबल हो गए तो मेरी आधी हेडेक तो वैसे ही खत्म हो गई, क्योंकि नोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए हमको नोटेशन पता तो होना चाहिए ना. ठीक है, 2x2 नहीं ले सकते हो भाई. ये आई और जे को 1 से 3 तक वेरी करा रहा है ना, तो आई अगर 1 से 3 वेरी किया मतलब 3 रोज हो गए. जे अगर 1 से 3 वेरी किया तो 3 रोज हो गए. तो 3x3 का लोगे ना, 2x2 का कैसे ले लोगे. ये तो वही बात हो गई कि आप कहीं जॉब करने गए, वहाँ पे उसने आपकी सैलरी डिफाइन करी 50,000, और लास्ट महीने के एंड में पूछ रहा है कि क्या आप 25,000 नहीं ले सकते हो. तब तो आप नहीं लोगे, तब तो आप बोलोगे नहीं भाई 50,000 पे बात हुई थी तो 25 कैसे ले लें. वही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो, 50,000 पे बात हुई है ना, तो 25 कैसे ले लेगा. तो जो टर्म्स एंड कंडीशन आप अपने लिए लगाते हो भाई, मैट्रिक्स के लिए भी तो रहने दो. इससे ऐसी क्या दुश्मनी आपकी. 25 भी ले लोगे, बस पैसा मिलना चाहिए. कुछ लोग बोल रहे हैं सर 25 भी ले लेंगे, मिले तो सही. मिलेगा भाई, मिलेगा. मेहनत करो. ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. आ जाओ. सब मैट्रिक्स. ये देखो सब मैट्रिक्स जो होता है ना, ये फालतू का मैट्रिक्स होता है.
किसके जैसा बताओ? ये जो सब मैट्रिक्स होता है ना, ये बिल्कुल फालतू का मैट्रिक्स है, किसी काम का नहीं इसकी डेफिनेशन एज ऑफ नाउ, बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये रियान पराग के जैसा है। इसके डेफिनेशन होने या ना होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है क्या, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब ये मैट्रिक्स है, अब इसमें से आप कोई भी छोटे छोटे मैट्रिक्स बना लो, सब मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1 -1 0 4 5 है ना, तो इसने देखो लास्ट वाली रो को निपटा दिया, ये देखो लास्ट वाली रो को उसने निपटा दिया और सिर्फ इतना रिटेन कर लिया, तो बोला जा सकता है कि ये जो है इसका सब मैट्रिक्स है। समझ गए? अब यहाँ पर इसने देखो क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इतने को पकड़ लिया, इतने को 1 -1 4 5, तो ये बोल रहा है 1 -1 4 5 जो है वो इस बड़े वाले मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है। इसने यहाँ से देखो एक सिंगल एलिमेंट पकड़ लिया, सिंगल एलिमेंट, ये बोल रहा है ये इसका सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स का मतलब किसी भी बड़ी मैट्रिक्स से आप जितने भी छोटे मैट्रिसेस लिख सकते हो, सब क्या कहलाएंगे, सारे के सारे सब मैट्रिसेस कहलाते हैं। हालांकि सब मैट्रिसेस का एक्चुअल पोटेंशियल या एक्चुअल इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आप रैंक पढ़ोगे ना, तो रैंक के टाइम पे इसको थोड़ा और इलेबरेट करेंगे। एज ऑफ नाउ बस इसको अपने दिमाग में रख लो कि भाई छोटी मैट्रिक्स अगर हम बना सकते हैं फ्रॉम अ बिगर मैट्रिक्स, तो उसको सब मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फाइन। चलो अब इसके बाद अगली जो मैट्रिक्स आती है, अगली मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आंसर दोगे? मैं बोल रहा हूं कि ये मैट्रिक्स ए जो है ना, ये मैट्रिक्स बी के बराबर है, तो एक क्वेश्चन का आंसर दो, बताना वो सही है गलत है। मैट्रिक्स ए को अगर मैं रेक्टेंगुलर रखूं और बी को स्क्वायर रखूं, तो क्या बीच में इक्वल टू का साइन आ सकता है, नहीं आ सकता है? बोलिएगा सोच समझ के। मैं बोल रहा हूँ ए को सपोज मैं रेक्टेंगुलर रख देता हूँ, बी को स्क्वायर रख देता हूँ, तो क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? कोई मतलब ही नहीं है ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई दो मैट्रिसेस तभी बराबर होंगे जब उनका ऑर्डर बराबर होगा। मैट्रिसेस के बराबर होने का मतलब होता है उन मैट्रिसेस में एलिमेंट बाय एलिमेंट हमेशा आइडेंटिकलनेस होनी चाहिए, है ना। हर एक एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये बोल रहा है कि या तो दोनों को स्क्वायर रखो, या तो भाई दोनों को रेक्टेंगुलर रखो, समझे? या दोनों स्क्वायर या दोनों रेक्टेंगुलर होने चाहिए, तभी ऐसे केसेस में आप बोल सकते हो कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है इसके बराबर। यहां पर भी देखो डिफाइन उसने किया, ए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे एम क्रॉस एन, बोल रहा है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, तो एक मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, सोच समझ के सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये लीजिए, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये बोल रहा है हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2 0। इसने खुद ही दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। पूछ रहा है x कितना आना चाहिए और y कितना आना चाहिए, ये इसका सवाल है। तो सबसे पहली चीज, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मेरा फोकस जाना चाहिए कि भाई दोनों का पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, जो कि है भी 2 क्रॉस 2, कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद इनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ 1 लिखा है तो ये वाला एलिमेंट भी 1 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर -1 लिखा हुआ है तो ये एलिमेंट भी -1 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो ये एलिमेंट 2 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये एलिमेंट 0 होना चाहिए था। तो ये 2 और 0 तो मैच कर रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यूज उसने वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी थी, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर कर लेना आप, 1 के बराबर। x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर कर लेना, -1 के बराबर। दोनों को आप ऐड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 0 मिल जाएगी और y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लोगे सिंपल सी इक्वेशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर होते हैं, ठीक है। वो दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वेट करा देगा और कुछ अननोन की कैलकुलेशंस करवाएगा। तो हमेशा जब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं तो दो मैट्रिसेस को आप इक्वल बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डन कर लें इसको, परफेक्ट। तो इक्वल मैट्रिक्स में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स का एक सवाल आपको और करवाता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इक्वल मैट्रिक्स का और करवाता हूं। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स ए है
विच इज a प्लस बी 1 0 a माइनस बी। एक दूसरा मैट्रिक्स है 4 x प्लस वाई x माइनस वाई 3। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है a b x y। चलो निकाल के बताओ, 1 मिनट का टाइमर आपको दे रहा हूं। ठीक है, आज की बहुत ही बेसिक क्लास है, बट इनसे भी जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं हमको जरूर करना चाहिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन में ये उसने दे रखा है a बराबर b है। ठीक है, ये खुद उसने क्वेश्चन में दे रखा है, a की वैल्यू b के बराबर है, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी। आंसर्स, सबका आंसर आना चाहिए। चलो, काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले यहाँ से देखो, ये जो a प्लस बी है इसकी वैल्यू 4 के बराबर होनी चाहिए, एंड ये जो a माइनस बी है इसकी वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए। तो पहली क्वेश्चन तो बहुत सॉर्टेड है। a प्लस बी की वैल्यू आपको किसके बराबर दिख रही है? 4 के बराबर। और a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर दिख रही है? 3 के बराबर। तो a यहाँ से मिल जाएगा 3.5, b आपको मिल जाएगा 0.5। चलेगा? ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर्स कैलकुलेट हो गए। अब बताओ दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दूसरी क्वेश्चन करने के लिए ये देखो, 0 को कर लेते हैं x माइनस वाई के बराबर, 1 को कर लेते हैं x प्लस वाई के बराबर। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बना लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो x कम्स आउट टू बी 0.5 एंड y ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0.5। तो देख रहे हो, एक ही मैट्रिक्स देके या एक ही रिलेशन देके उसने 4 अननोन आपसे कैलकुलेट करवा लिए। दिख रहा है आपको? 4 अननोन्स उसने कैलकुलेट करवाए आपसे। तो ऐसा करवा सकता है एग्जामिनर। ठीक है, आ रहा सब कुछ समझ में? सिंपल है, मैथमेटिक्स में तो सिंपल ही होती चीज़ें, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के मैट्रिक्स पे। तो अगले टाइप के मैट्रिक्स पे बढ़ने से पहले यहाँ तक पहले रिवाइज करते हैं क्विकली क्या क्या हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा। कौन कौन से मैट्रिक्स एक बार आप सीख चुके हो, जल्दी से अपने दिमाग पे जोर डालो और बताने की कोशिश करो। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और सब मैट्रिक्स एट द सेम टाइम इक्वल मैट्रिक्स, है ना? इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली। अब क्या करो, 1-2 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करो, पानी वानी पियो, फिर अगले घंटे पे चलते, क्योंकि अब जो मैट्रिक्स स्टार्ट होंगी ना, ये थोड़ा न्यूमेरिकल इंटेंसिव होगी। यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन दीज मैट्रिसेस। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, लगा लिए 2-2 घूंट सबने? टी पी रहे हो? अरे भाई, या तो पूरा हिंदी बोल रहे हो या पूरा अंग्रेजी बोल लो, या तो बोलो सर चाय पी रहे हैं। टी पी रहे हैं क्या होता है? चलो, आपने खुद बनाई टी? किसी के लिए बनाई थी? वो आया नहीं तो खुद ही पी रहे हो? तो पहले आ जाने दिया करो फिर बनाया करो, ठीक है?
नहीं तो ऐसे 2 कप टी आपको पीनी पड़ जाएगी। परफेक्ट। सुधर जाओ भाई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। रेडी हो गए सभी लोग? चलिए आइए देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये बोल रहा है कि भाई साहब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, साथ के साथ ये बोल रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली 1 होने चाहिए। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 1 होने चाहिए। अब देखो ये नोटेशन आपको बच्चों का खेल लग रहा होगा। मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, अगर आई जे के बराबर है तो 1, आई जे के बराबर नहीं है तो 0। देखो ये नोटेशन कितने लोगों को सबकॉन्शियसली हिट कर रहा है कि सर ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई इक्वल टू जे मतलब डायगोनल 1, आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब नॉन डायगोनल ये 0, और आई और जे को 1 से n वेरी करा दिया। सिंबल इसका देखो जनरली जो यूज होता है ना ऐसा यूज होता है, आई के नीचे ना सफिक्स में n लगा देते हैं। ठीक है, जब भी आई के नीचे सफिक्स में n लगाते हो तो बेसिकली ये n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे ये 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ओके, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो अब देखो जैसे सपोज अगर मैं I1 लिखूंगा, है ना, I1 का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर 1 प्रेजेंट रहेगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 1। I2 का मतलब डायगोनल में 1 और 1 प्रेजेंट रहेगा, बाकी सारे 0, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। I3 का मतलब डायगोनल में 1 प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सारे 0, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है, कभी भी अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो मुझे बता सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए? सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ। डिटरमिनेंट वाला चैप्टर अभी अभी निपटा के आ रहे हो आप लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को आप सिंपली क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। उसके अलावा बोल रहा है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आप सारे के सारे, बहुत सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, अगर आप सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी जो रिजल्टेंट आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाइए, रिजल्टेंट हमेशा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, और अगर आप किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी लूज आउट नहीं होती है, सेम रहती है, यानी कि ये सेम मैट्रिक्स ए में रिजल्ट कर देता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड, जिसको कि आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये चारों पॉइंट्स को एक बार आप लोग क्विकली देखने की कोशिश करो। ये चारों पॉइंट्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? यूनिटी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इनवर्स कभी कैलकुलेट करोगे सेम आएगा। इनवर्स की कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, बट क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को यहीं पे इंक्लूड कर लिया। अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। ओके, तो जनरली क्या होता है, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक आधा प्रॉपर्टी यहाँ से दे दी जाती है। ठीक है, एक आधा प्रॉपर्टी दे दी जाती है, पूछता है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ऐसा करके आपको ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे ये प्रॉपर्टी आपकी इमीडिएटली रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे कि आपकी ये प्रॉपर्टी तुरंत रिवाइज हो जाएगी। बोल रहा है कि चूज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट यहां पर चूज करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला यहां पर बोल रहा है फर्स्ट I3 इनवर्स इज नॉट इक्वल टू I3। फिर बोल रहा है I4 इंटू बी भी एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू बी इंटू I4। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट चूज करने के लिए आप लोगों से बोला जा रहा है 4 डी ऑप्शन। ठीक है, चलो ABCD में से बताओ कौन कौन सा फॉल्स है। एक से ज्यादा भी फॉल्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी फॉल्स हो सकते हैं।
तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ओके, फटाफट बताओ यार। ए बी सी डी सब। आओ जरा देखते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट बताओ, ट्रू या फॉल्स। तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये तो बोल रहा नॉट इक्वल टू, मतलब कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए, ऑब्वियसली ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझ गए ना। अगर ये 4x4 है तो ये मैट्रिक्स भी 4x4 की होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ी डिटेल्स अभी और भी डिस्कस करते हैं। तो चाहे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो या मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट हमेशा सेम रहता है। तो दिस इज ट्रू। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ I4 इज इक्वल टू 4। 4 थोड़ी हो जाएगा, ये तो 1 होना चाहिए था कायदे से, तो ये गलत हो गया। लास्ट वाला सही हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो तो हमेशा 1 आएगा ना, वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो जो हमेशा 1 आ रहा है तो यहाँ पे 4 इसने लिख दिया ना, इसका मतलब ये गलत होगा। बी वाला बिल्कुल सही है। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स में या किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में करो, रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, समझ गए ना कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछता है एग्जामिनर इस पे। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स भी जो आपकी होती है वो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो जाते हैं, कोई स्केलर वैल्यू। के का मतलब हो गया कि कोई स्केलर वैल्यू। ठीक है, जैसे के की वैल्यू आप 3 ले सकते हो, के की वैल्यू आप -1 ले सकते हो, के की वैल्यू आप 4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, समझे, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बस यहाँ पर के आना चाहिए। जरा एक बार ये डेफिनेशन वेरीफाई करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि डू वी ऑल अग्री विद दिस डेफिनेशन। ए आई जे, आई इक्वल टू जे, डायगोनल एलिमेंट के होने चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। फटाफट बताओ, डन है। ठीक है, तो ये नोटेशन अब हमारे लिए सॉर्टेड है। नोटेशन में मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा थॉट देने की जरूरत अब है नहीं, क्लियर अपने लिए नोटेशन। ठीक, चलो अब एक सिंपल सी चीज़ देखना है यहाँ पे, मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। अरे ये देखो, ये दिया गया, क्या इसको हम एक स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बोलिए। क्या इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इनफैक्ट अगर हम चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 2 यहां से कॉमन ले लेते। मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यस और नो, चेक करके देखो। ये आपका ए है, ये हो गया 2 0, 2 हमने बाहर ले लिया, विच मीन्स ए को अगर हम चाहते तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, 2 इंटू I2 या फिर 2I2 लिख सकते थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट वाइज बताओ क्या रिलेशन होगा इनके बीच में। सपोज अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, बोलिए। 2 इंटू I2 लिखो या 2I2 लिख दो। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए यहां पे। तो आप बोलोगे सर देखो, आपने बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू के बी होता है तो जहां पर ए का ऑर्डर भी n क्रॉस n है और बी का ऑर्डर भी n क्रॉस n है, तो जो इसका डिटर्मिनेंट आता है दिस इज इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ बी। याद है आप सभी लोगों को, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर क्लास में इसमें गलती करोगे, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना। मैं 4-5 बार कम से कम आपको बताऊंगा एक क्लास में। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 2, ये क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ I2। डिटर्मिनेंट ऑफ I2 1 हो जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। याद आया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, 2 स्क्वायर हो जाएगा। जिन लोगों ने भी 2 आंसर दिया था इसका मतलब उन्होंने ठीक से रिवाइज नहीं किया है, तो उनको लिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट, कोई डाउट इसमें किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें, फिर मैं इसको जनरलाइज करवाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, हो गया। ठीक, चलो देखो यहाँ पे देखो, अगर सपोज हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स है हमारा,
तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं के आई एन, या फिर हम के को अंदर भी पहुंचा सकते थे, ये बन जाता के आई एन। ठीक है, ये आपका है एन क्रॉस एन और ये भी आपका है एन क्रॉस एन। ठीक है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो देखिए क्या डिटर्मिनेंट के की पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन आ जाना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन हमेशा 1 होगा, सो दिस बिकम्स के की पावर एन। चेक करो, कोई डाउट है इसमें तो बताओ, इस पॉइंट को नोट करके रखना हमेशा। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े। ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्लियर, आई होप वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये बात आप लोग आगे से याद रखना स्केलर मैट्रिक्स के रिलेटेड। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी अपनी अच्छी तरीके से डन हो गई। अब क्या करते हैं, अब आइए सीखते हैं हम लोग कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसी होती है, एट द सेम टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने अब 2 टास्क और बचे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को कवर करना एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को कवर करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें कवर करनी है आज की क्लास में। किया जाए डिस्कशन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस की। जब भी आप 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हो, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट बाय एलिमेंट को आप आपस में ऐड करोगे। A11 इस मैट्रिक्स का A11 इस मैट्रिक्स से ऐड हो जाएगा, A12 इस मैट्रिक्स का A12 इस मैट्रिक्स का ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट जो आप एडिशन करते हो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जब भी आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हो तो 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को भी आप आपस में ऐड कर सकते हो, एट द सेम टाइम 2 स्क्वायर मैट्रिसेस को भी आप आपस में ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं और मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, 1 -1 1 -1 1 1, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने यहां पर दिया हुआ है -1 1 -1 1 -1 -1। आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा। चलो फटाफट पहली चीज तो बताओ, क्या इनका एडिशन पॉसिबल भी है, और अगर पॉसिबल है तो आंसर क्या आना चाहिए। चलिए बताइए सभी लोग। ऑर्डर मस्ट बी सेम, बिल्कुल सही बात है। तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है, इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 3, 2 रोज और 3 कॉलम्स है। बताइए क्या आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस 1 का इस -1 के साथ 0, इस -1 का 1 के साथ 0, इस 1 का -1 के साथ 0, इस -1 का 1 के साथ 0, 1 का -1 के साथ 0, 1 का -1 के साथ 0। तो इवेंचुअली यहाँ से जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा एक नल मैट्रिक्स के फॉर्म में, 0 0 0। ये भी हो गया 0 0 0। ठीक है, तो आप चाहते तो इसको क्या बोल सकते थे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और करोगे, एक एग्जांपल और करवाता हूं आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, 2 मैट्रिसेस को आपस में बोल रहा है ऐड करने के लिए। ठीक है, ऐड करने के लिए बोल रहा है 2 मैट्रिसेस को, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए मेंशन कर रखा है। मैट्रिक्स बी में देखो क्या मेंशन कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी को मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा। चलो बताओ, जोड़ के आंसर क्या आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से वही चीज़,
एलिमेंट बाय एलिमेंट का एडिशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे आपस में, रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1। क्या मिलेगा, 1। अब देखो कॉस थीटा -1 अपॉन सेक थीटा, -1 अपॉन सेक थीटा को आप माइनस कॉस थीटा लिख सकते थे, दिस विल बिकम 0। ठीक है, इसको देखो tan थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा, दोनों को जोड़ना है तो tan थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 0 और यहाँ पर 1, यानी कि ये बेसिकली किसके बराबर आ गया, I2, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 के बराबर आ गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो एडिशन का बेसिक हमको समझ में आ गया। अब देखिए एडिशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, आसानी से एक बार में आप समझ जाओगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि सपोज अगर कभी आपको दो मैट्रिक्स को घटाना हो तो इसका मतलब होता है कि इस माइनस को आप क्या करो, इस वाले मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ दो, है ना। तो वैसे ही जैसे हम कभी कोई बोलते हैं ना, दो नंबर्स को जोड़ने का मतलब है एक नंबर को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ देना, है ना। तो घटाने का मतलब यहाँ पर है a माइनस बी आप करो, उस माइनस को अंदर भेज दो, इसके सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन परफॉर्म कर दो। ठीक है, आप एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है क्या, क्या यहाँ पे एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ये बस एक कहने का नज़रिया है, कहने का तरीका है कि यार एडिशन को आप सब्ट्रैक्शन की नज़र से भी देख सकते हो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि चाहे आप मैट्रिक्स ए के एलिमेंट बी में जोड़ें या बी के एलिमेंट ए में जोड़ें, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। जाहिर सी बात है, चाहे आप 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, रिजल्ट तो हमेशा आपको 5 ही मिलने वाला है। तो सेकंड इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। बस ये याद रखना कि इसको कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आप कम्यूट कर सको, उल्टा सीधा कर सको, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ऐसा। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस के नजरिए से देखोगे तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, सेम चीज यहां पर बोल रहा है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, चलो नेक्स्ट पे देखो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये, एसोसिएटिव में ये बोल रहा है कि हम 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं। ठीक है, 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। पहला काम क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ते हैं, उसके बाद उसमें सी ऐड कर देते हैं, या अगर हम चाहें तो बी और सी को पहले ऐड कर लें, बाद में उसमें ए ऐड कर लें। तो आप बोलोगे सर ये भी नेचुरल सी बात है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, चाहे आप ए और बी को पहले जोड़ो बाद में सी को जोड़ देना, या बी और सी को पहले जोड़ लो बाद में उसमें ए को जोड़ देना। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉस। ठीक है, कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव भी फॉलो करता है। ऑब्वियसली ऑर्डर तो सेम रहेगा ही। एडिशन का पहली शर्त यहाँ पर ऑलरेडी लिखवा दी गई है कि एडिशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ऑर्डर सेम रहेगा। जब ऑर्डर ही सेम नहीं, फिर तो आप एडिशन ही नहीं कर पाओगे, तो प्रॉपर्टी तो वैसे भी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड है ये भी, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री वाली बात है। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन में देखो क्या बोल रहा है, अगर एक मैट्रिक्स इधर लिखिए a प्लस बी और एक मैट्रिक्स लिखिए a प्लस सी, तो इस मैट्रिक्स a को आप कैंसिल कर सकते हो जैसे कि आप एलजेब्रा में करते हो। ठीक है, आप हटा दो इसको, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं इस a को इधर लेके आऊँ तो a में से a घटेगा, बचेगा नल मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो द सेम मैट्रिक्स विल ऑलवेज रिजल्ट, यानी कि मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स c आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी का एक्सटेंशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि किसी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स जोड़ोगे, सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, किसी मैट्रिक्स में अगर आप सारे एलिमेंट में 0 0 0 जोड़ दोगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, a प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू a। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज पे जरा फटाफट एक नजर डालो और बताओ कि सर ये पांचों प्रॉपर्टीज डन है। अगली प्रॉपर्टी पे चलिए, 6वीं 7वीं पे जल्दी से नजर डालो, आंख बंद करो, आंख बंद करके पांचों प्रॉपर्टीज क्विकली अपने फिंगर टिप्स पे रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ ना, वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 2-3 बार पूछी जा चुकी। 6th प्रॉपर्टी है, देखिए इसको पहले समझना इस प्रॉपर्टी को, तभी आप इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सपोज ऐसी एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो बी वाला मैट्रिक्स है, ये सी वाला मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट बाय एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट से हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन किया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मॉड ए, बी का जो डिटर्मिनेंट है
ध्यान से सुनना, इसमें काफ़ी गलतियां होती हैं। ये बी, सी का जो डिटर्मिनेंट है ये सी है, ठीक है। ये मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट करके रख लिया, इंडिविजुअली इन तीनों को मैंने कैलकुलेट करके रख लिया। समझ गए क्या क्या कैलकुलेट किया मैंने? मैंने क्या बोला कि भाई एक मैट्रिक्स ए है विच इज द समीशन ऑफ मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, इन दोनों के समीशन के बराबर हमने मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट अलग निकाला, बी का अलग निकाला, सी का हम लोगों ने अलग डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये मैट्रिक्स ए बी और सी के एडिशन के बराबर है, तो अगर मैं ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूँ, अगर मैं ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूँ तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अगर मैं बी का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूँ तो ये बी हो जाएगा। अगर मैं सी का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूँ तो ये मॉड सी हो जाएगा, प्लस, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स दो अलग अलग मैट्रिसेस के समेशन के बराबर है, तो क्या इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के सम के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? समझे मेरी बात को सभी लोग? चलो अब बताओ सोच समझ के। ये मैट्रिक्स बी और सी मैट्रिक्स के समेशन के बराबर है, ठीक है। तो क्या इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो इन दोनों के डिटरमिनेंट्स के समेशन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी प्रॉपर्टीज आप सभी लोगों ने कभी ना कभी पढ़ी होगी, है ना। जैसे कि एलजेब्रा के टर्म्स में ऐसा होता है, ठीक है। कभी कभी इसको शॉर्ट्स इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह में बहुत पॉपुलर होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसको नोट कर लो। सेम लॉजिक आप डिटर्मिनेंट्स में भी लगा सकते हो। तो डिटर्मिनेंट्स के केस में आप पहली चीज़ तो ये लिख सकते हो कि भाई ये बराबर नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कभी कभार इसको ऐसा भी लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है। दोनों तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट नोटेशन यूज़ किया जाता है। और अगर एग्जैक्ट रिलेशन कोई पूछता है तो हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है। टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कभी भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस अगर आप पढ़ोगे तो बाकी पांचों प्रॉपर्टीज चाहो तो छोड़ देना, बट जो सिक्स प्रॉपर्टी है ये जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर कोई एक मैट्रिक्स दो अलग अलग मैट्रिसेस के समीशन के बराबर है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के समीशन के बराबर नहीं होता है, ठीक है। हो भी सकता है किसी वर्स्ट केस में, बट इन जनरल नॉट इक्वल टू लगाएंगे हम लोग और लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। देखो क्या सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, चेक करिए फटाफट। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। सही बात है, ए प्लस बी को उसने एक मैट्रिक्स मान लिया, बट जब इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स लिखोगे ना तो नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। जरा इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्या लिखा हुआ चेक करिए, है ना। तो ऐसे नोटेशन एग्जाम में यूज किए जाते हैं। सी इज इक्वल टू उसने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सी की जगह पे आप ये लिख ही सकते हो ए प्लस बी, बट जब इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करोगे ए का और बी का तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। सिमिलरली अगर नोटेशन वाइज देखें तो यहाँ पे मॉड पूरा ए प्लस बी पे लगा हुआ है, दिस विल नॉट बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट, ओके। समझे मेरी बात को? एक क्वेश्चन करोगे इस पे बेस्ड? आ जाओ एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 7 और ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे हैं।
ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, विच ऑप्शंस मे बी करेक्ट। चलो बताओ। एक मैट्रिक्स ए है, वो तीन अलग अलग मैट्रिसेस के समेशन के बराबर है, A1 A2 A3। ए का डिटर्मिनेंट 7 दे रखा है, तो बोल रहा है कि इनके इंडिविजुअल जो डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ये पूछा गया है, बताइए। सोच समझ के बताना। अरे यार, इतना समझाने के बाद भी गलत आंसर बता रहे हो यार। इतना समझाने के बाद भी अगर गलत आंसर बता रहे हो तो कैसे कल्याण होगा आपका। अभी अभी तो बताया यार, अभी अभी तो आप लोगों को बताया। ये देखो, यहाँ से ऐसा लिख सकते हो कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A2 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A3। यही तो बताया मैंने। अब देख लो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट वाला कर जाएगा सेटिस्फाई, 7 8 9, इधर 7 उधर 9, हाँ इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है। सेकंड वाले में देखो 1 3 3 3 3 6 और एक 7 यहाँ पर है। लेस देन और इक्वल टू की यहाँ पे बात हो रही है ना। लेस देन और इक्वल टू में क्या ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगी? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। 7 इज लेस देन और इक्वल टू 7 के केस में इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाइड है ना भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। वर्स्ट केस में बताया कि देयर मे बी सर्टेन केसेस जहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करती होगी, जहाँ पे हो सकता है इक्वालिटी होल्ड करती हो, ठीक है। तो सेकेंड वाला केस भी क्लियर है। इसमें देखो 2 2 4, क्या 7 लेस देन और इक्वल टू 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो सी वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। अब बताओ कहाँ पे अटक गए थे इसमें, कहाँ पे अटके थे? जल्दी बताओ सभी लोग फटाफट। यार देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में पूछे जा रहे हैं, समझे? गेट में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि आपसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करवाएगा या आपसे कुछ ऐसी बेसिक चीज़ करवा रहा है। वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके आपकी क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट कर रहा है कि भाई प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ रहे हो तो वो प्रॉपर्टीज़ आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर भी है या नहीं, उसको आप क्वेश्चन में लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। किसी ने इनइक्वालिटी उल्टा लगा दिया था, किसी ने थोड़ा बहुत गलती कर दी, बट आगे से आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? याद रहेगा आगे से। चलिए अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, रेडी हो सभी लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने के लिए? यहां तक अच्छा लगा? सब कुछ सीख पा रहे हो अच्छी तरीके से? ठीक है, देखो बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए तभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है ना। चलिए मल्टीप्लिकेशन क्या, ये बात करते हैं। सबसे पहली चीज ये बोल रहा है कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले मैं वो आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी। ठीक, ए का जो ऑर्डर है सपोज वो है 3x4, जो बी का ऑर्डर है सपोज वो है 4x2। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ए डॉट बी कैलकुलेट करो और बताओ आंसर क्या आना चाहिए, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है कि भाई यहाँ पर देखो 3 के बाद क्या लिखा है,
4 और यहाँ पर पहले क्या लिखा है 4, अगर ये दोनों मैच करते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। बट यार ये याद करना थोड़ा सा दिमाग में टेंशन दे रहा है, किसका रो किसका कॉलम। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि भाई यहाँ पर जो सेकेंड और फर्स्ट लिखा हुआ ये दोनों डिजोल्व हो जाने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ से जो भी आपका रिजल्टेंट आंसर आएगा उसमें 4 को निपटा देना, 3 क्रॉस 2 आप ये रिजल्टेंट लिख देना। समझे मेरी बात को? तो स्टेटमेंट वाइज आप क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट वाइज आप ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, है ना। तो अगर ये दोनों चीजें आप देख पा रहे हो आपस में कॉमन है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर आ जाएगा रिजल्टेंट का। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, बोलिए जल्दी से। ठीक है, चलो अगला बताओ। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी तब इसके बाद आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, दो चीजें बतानी है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। चलो बताओ सभी लोग। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, इन दोनों को अगर हम डिसॉल्व कर लें तो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा दिस विल बिकम 3 क्रॉस 3। क्लियर है? जी हाँ, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर यहाँ से हमें देखने को मिल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ओके, परफेक्ट, पॉसिबल है। ठीक है, चलो अगला बताओ। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है और दूसरे मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका है 1 क्रॉस 3 एंड दिस इज 2 क्रॉस 3। बताइए मल्टीप्लिकेशन वैलिड इनवैलिड? आप बोलोगे सर इनवैलिड हो जाएगा। ये देखो, ये मैच नहीं किए तो ये इनवैलिड हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। चलो एक और देखो, ये देखो, वैलिड इनवैलिड, ये भी इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो एटलीस्ट नोटेशन वाइज हमको क्लैरिटी है कि भाई कहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैलिड रिजल्ट देगा, कहां पर इनवैलिड रिजल्ट देगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन ऑफ अस, है ना। ठीक है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। चलो पहले मैट्रिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो एक कुछ जनरलाइज रिजल्ट्स हैं उनको एक बार आप देख लो। ये देखो, देखो ये ठीक लिखा हुआ है, m क्रॉस n है और ये n क्रॉस p है, तो रिजल्टेंट m क्रॉस p हो जाएगा। ये देखो n n आपस में निपट जाएंगे, ठीक है। फिर मैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स भी करवा देता हूँ। ये देखो n क्रॉस n है, ये भी n क्रॉस n है, अंदर वाला n निपट जाएगा तो रिजल्टेंट आपका बचेगा n क्रॉस n का। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक आधे क्वेश्चंस दे देता हूँ जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन्स आप लोगों से पूछता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, वन टू थ्री, -1 0 1 5 7, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमारे पास मेंशन किया गया 2 क्रॉस 3 का, 1 1 0 0 0 1 ऐसा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप ए बी का मल्टीप्लिकेशन करिए। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार
ए जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? तो आप बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। बी आपका कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। परफेक्ट। चलिए मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लीजिए 1 2 -1 0 5 7, यहाँ पर 1 1 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ठीक है, जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आता वो यहाँ पे सीख लो। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से डेवलप होगा, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो देखो हमने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट हमको मिल गया 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, इसी वाले रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 1 2 इंटू 0, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अगेन 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, इसी वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 0 2 इंटू 1, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2। पहले बताओ कितने लोगों को ये फर्स्ट रो समझ में आ गया? जिनको आता है वो करके बैठ जाओ। ठीक है, उनके लिए एक क्वेश्चन है जिसका कि कंक्लूजन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। बट जिनको नहीं आता उनको समझ आया कि आपको सिर्फ ये फर्स्ट रो पकड़ना है, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। ठीक है ना, चलो सिंपल है, बहुत आसान है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये देखें, इस बार इस रो को पकड़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये -1 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी -1 हो जाएगा, लास्ट वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमको -1 और 0 दिख रहा है? चेक करेंगे और बताएंगे सभी लोग। सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो -1 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -1 0 से, ये 0 1 से, तो 0 बचेगा। अब बस लास्ट वाला एक बार और चेक कर लो आप लोग। ये देखो, ये रो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। इस कंप्लीट रो को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 1 7 इंटू 0। इस कंप्लीट रो को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 0 7 इंटू 1, यानी कि लास्ट में आपको दिखेगा 5 5 7। करेक्ट? ठीक है, और जैसा हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि अगर हमने एक 3x2 के मैट्रिक्स को 2x3 से मल्टीप्लाई किया है तो जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो 3x3 आना चाहिए। ओके, चलो अब एक काम करना, आप लोग ज़रा मुझे एक बार b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन करके बताना। पहली चीज़ कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आंसर कितना आना चाहिए। समझ गए? पहली चीज़ तो ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल भी है, और अगर है तो बताओ आंसर कितना आना चाहिए। 0 0 1, और यहाँ पर 1 2 -1 0 5 7। चलो बताओ, इज इट पॉसिबल? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्या दिक्कत वाली बात है भाई? ये था आपका 2x3 और ये है 3x2, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाला 3 निपट जाएगा, 2x2 आपका बचेगा, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं भाई? बिल्कुल सामने तो दिख रहा है ये पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो देखो क्या होना चाहिए, इस कंप्लीट रो को इस कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1 1 इंटू -1 0 इंटू 5, तो पहला एलिमेंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो तो मिल रहा है 0, मिल रहा है। चलो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट में इसको मल्टीप्लाई आपको करना है इससे। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 7, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, 2 लिख दो। क्लियर? सिमिलर तरीके से ये देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 5 हो गया। लास्ट वाले में देखो यहाँ पर 7 हो गया, तो 2x2 का एक रिजल्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन करना आ गया सभी को। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछूं, आप बताओगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप बताएंगे उस क्वेश्चन का आंसर? चलिए बताइए। क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। इफ ए इंटू बी इज पॉसिबल,
देन बी इंटू ए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ए का कुछ भी ऑर्डर है, बी का कुछ भी ऑर्डर है, हमें नहीं पता, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए और बी तो पॉसिबल है, तो क्या बी इंटू ए पॉसिबल होगा? तो आप बोलोगे सर इस पे कोई कोई एब्सोल्यूट कमेंट नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हाँ हर बार हो ही जाएगा, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हर बार नहीं होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डेटा के ऊपर। क्वेश्चन के डेटा से प्रॉपरली चेक करेंगे कि अगर ए इंटू बी पॉसिबल है तो बी इंटू ए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेसिफिक करता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, है ना। ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दोनों 3x3 के हैं, तो क्या इस बार हर बार ये पॉसिबिलिटी होगी कि अगर ए भी एग्जिस्ट करेगा तो बी ए भी करेगा? अब आप बोल सकते हो कि हाँ सर अब पक्की बात है। तो अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तो आप जरूर ये बोल सकते हो कि अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है बी ए भी करेगा। ए बी और बी ए की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ए बी और बी ए की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। वैल्यू की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अब मैं 3 स्टेटमेंट्स देता हूं, तीनों स्टेटमेंट्स को क्लियरली सुन के अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। इफ टू मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस, इन दैट केस इफ ए बी एग्जिस्ट बी ए विल ऑलवेज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, इफ ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, इन दैट केस इफ ए बी एग्जिस्ट बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। जैसे इस केस में देखो ये दोनों रेक्टेंगुलर हैं तो इसमें ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी कर रहा है। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर सिर्फ ए बी करेगा बी ए नहीं करेगा, जैसे अगर मैं इसी का ऑर्डर 2x4 कर देता, है ना। अगर मैं इसी का ऑर्डर 2x4 कर दूं तो ये भी रेक्टेंगुलर ये भी रेक्टेंगुलर, उस केस में सिर्फ ए बी एग्जिस्ट करेगा बी ए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से अब ये स्टेटमेंट्स आप सही कर सकते हो। ज्यादातर लोग इसमें गलती क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो ये बोलते हैं कि अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तभी ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेगा। अगर ए और बी आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो गए तो उस केस में ए बी अगर कर रहा है तो बी ए नहीं करेगा, बी ए कर रहा है तो ए बी नहीं करेगा। ये गलत है, मैंने अभी अभी आपको दिखाया। 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हुए, मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि ए बी भी कर रहा है साथ के साथ बी ए भी कर जा रहा है ना। समझ गए इस बात को सभी लोग? चलो अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। देखो पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बोल रहा है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक बी है, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, ऐसा ऑर्डर उसने मेंशन कर रखा है, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन भी आपको दिख रहा है, साफ साफ पॉसिबल हो जाएगा, m क्रॉस p आ जाएगा। तो बोल रहा है जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, बड़ा पॉपुलर होता है ये, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज m इंटू n इंटू p, ठीक है। यहीं से देख लिया करो, ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, यहां से देखा करो। जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेना। m इंटू एन यहाँ पे लिखा हुआ है, n इंटू पी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कर लेना m इंटू एन इंटू पी। ये जो बीच वाला n है इसको बस एक बार लिख लेना। समझे? समझे मेरी बात को? याद रखोगे इस बात को? याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। सिमिलरली ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। फिर से वही चीज ध्यान में रखना है, m इंटू एन यहाँ पे था, n इंटू पी यहाँ पे था, तो m और p ऐसा ही रहेगा, बीच में जो n आपको दिख रहा था उसको n-1 कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें इसमें, आइए जरा इसमें बताइए सभी लोग फटाफट। एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है P क्रॉस Q का, और दूसरा दे रखा है Q क्रॉस R का। जस्ट फॉर्मूले की आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना, ताकि एक फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, लिखना आना चाहिए फॉर्मूला है क्या। बताओ नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे यहाँ पे और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ एडिशन कितने हो जाएंगे।
फॉर्मूले के हिसाब से मॉडिफाई करके आप सभी लोग आंसर बताइए। आज की क्लास का जो सबसे लास्ट कंसेप्ट होगा वो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, ठीक है। वो कंसेप्ट आप अगर मिस आउट करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लूज करके जाओगे, ठीक है। चलो बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पी क्यू आर लिखा हुआ है ना, तो आप पी क्रॉस क्यू यहाँ लिख लो, क्यू क्रॉस आर यहाँ पर लिख लो, और इस बीच में ये दोनों जो क्यू दिख रहे हैं इनको निपटा देना। तो ये मिल जाएगा आपको पी इंटू क्यू इंटू आर, और ये मिल जाएगा पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू आर। समझे? ये है नोट। एक क्वेश्चन करें। ये नोट है जिसमें कि हम लोगों ने ये सीख लिया। तो अब हम m इंटू एन इंटू पी वाले फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उस फॉर्मूले पे हम डिपेंडेंट नहीं है। चलो ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ। एक मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है जिसका ऑर्डर है 2x3 और एक दे रखा है 3x2 का। पूछ रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस नीडेड होंगे, कितने नंबर ऑफ एडिशंस नीडेड होंगे। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। 2 इंटू 3 का एक बंच है, 3 इंटू 2 का एक बंच। चलो बताओ। कितने मल्टीप्लीकेशंस नीडेड होंगे, कितने एडिशंस नीडेड होंगे। तो आप बोलोगे सर देखिए मल्टीप्लीकेशन के केस में तो कुछ भी नहीं करना है, 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 12, और एडिशन के केस में ये जो 3 था इसको 3 माइनस 1 कर लेंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा 8। क्लियर है ना? सिंपल है, इजी। चलो इस पे बताओ क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, दिस इज 3x2, दिस इज 2x3, ठीक है। 3x2 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2x3 दे रखा है। पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसमें चाहिए, कितने नंबर ऑफ एडिशन चाहिए। फटाफट कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। परफेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये दो दो बीच में आपको दिख रहा होगा कॉमन। आंसर यहाँ से क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 18। यहाँ से क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, दिस विल बी 9। ठीक है ना? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? चलो एक क्वेश्चन और करो। ठीक है, ये बोल रहा है ए बी एंड बी ए both are possible, both are possible, calculate P and Q। चलो निकालो। एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स आपको बी दे रखा है। बोल रहा है ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। इस केस में आपको बताना, सॉरी इसका ये ऑर्डर ठीक कर लो यार। ठीक है, अब ठीक है। अभी भी कुछ गलत हो रहा है। ए बी बी ए, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब बताइए, पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, क्या वैल्यू होनी चाहिए? थ्री फोर थ्री फोर, ठीक है, चलो देखते हैं देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ए बी की बात करते हैं, ठीक है। ए का ऑर्डर देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 × p+2 एंड दिस इज q+1 क्रॉस p। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा p+2 इज इक्वल टू q+1, दिस विल बिकम p माइनस क्यू इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें जहाँ पर बी ए पॉसिबल है, ठीक है, बी ए दे रखा था q+1 क्रॉस p एंड दिस वॉज 3 × p+2। तो यहाँ से तो बहुत क्लियर कंपैरिजन है कि जो आपका p आना चाहिए वो एग्जैक्टली 3 के बराबर आना चाहिए। p अगर आपका एग्जैक्टली 3 के बराबर आ रहा है यार, तो बताओ q कितना आ जाना चाहिए? पुट कर दो यहाँ पे p 3 के बराबर, q की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 के बराबर। तो p 3 आना चाहिए था, q 4 आना चाहिए था। आ रहा ना? ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है, उसका डेटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बना दिया, बट ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया जहाँ पे उसने ए बी बी ए दोनों के मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को सही ठहराया है और कुछ अननोन हिसाब से कैलकुलेट करने को बोला है। ओके, ठीक है, चलो अब यही वाला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था, जल्दी से इसका आंसर बताओ। प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो, ए बी इज पॉसिबल देन बी ए मे और मे नॉट बी पॉसिबल, है ना। अगर किसी भी मैट्रिक्स में ए बी पॉसिबल है तो बी ए हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे इस केस में देखो 3 × 4 4 × 3, भले ही दोनों रेक्टेंगुलर हैं, ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। बोलो हाँ या नहीं। ये भी मैंने आपको समझाया, प्रॉपर्टी में भी सेम चीज मैंने लिखवा दी। ठीक, दोनों पॉसिबल है। अब इस केस में देखो, इसका ऑर्डर है 3 × 4 4 × 2, तो इस केस में ए बी तो पॉसिबल है बट बी ए इम्पॉसिबल हो जाएगा। बी ए में 4 × 2, इधर 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये बोल रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। जैसे कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो, और बी और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल नहीं होंगे, है ना, इक्वल नहीं होंगे। एसोसिएटिव होता है, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में ए कर लेना, या ए और बी को पहले कर लो बाद में सी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है इट इज ऑलवेज एसोसिएटिव बट दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है, समझे मेरी बात को। चलो ये लास्ट प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टीज कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 बजे से आप लोगों की क्लास भी होती है शायद। चलो एक लास्ट बस ये देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बोल रहा है सपोज आपके पास मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है, आप चाहे बी और सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई कर लो, या ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड कर लो, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में करते हो, है ना। मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे ही करते हो ना, 3 × 5 + 7 को आप ऐसा लिख सकते हो 3 × 5 + 3 × 7, वही सेम चीज बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज कल आप लोग रिवाइज करके आओगे। पहले तो बताओ, ये 6 प्रॉपर्टीज आप लोग रिवाइज करके आएंगे, अच्छे से इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। 6 प्रॉपर्टीज को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद रखना, टोटल नंबर ऑफ एडिशन याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपका था ए बी बी ए वाला, कि अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए मे और मे नॉट भी पॉसिबल। 4th में ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है, और उसके साथ साथ ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन की अभी सारी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक बची हुई है, क्योंकि आप लोगों की क्लास है इस वजह से वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी बता नहीं रहा हूँ।